आज का जो मॉड्यूल है उसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे OEE, OPE, OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ये दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग समझेंगे कि ये एफिशिएंसी लॉस किस लिए होता है। ये एफिशिएंसी लॉस होता है अवेलेबिलिटी लॉस के दौरान, जिसको हम शॉर्ट में ए कहते हैं, स्पीड लॉस के दौरान, जिसको हम शॉर्ट में एस कहते हैं, और क्वालिटी लॉस के दौरान, जिसको हम शॉर्ट में क्यू कहते हैं। तो लॉस का यानी टोटल जो 3 कैटेगरी ऑफ लॉस है उसके अंदर अवेलेबिलिटी लॉस है, स्पीड लॉस है, क्वालिटी लॉस है। आप समझ लीजिए कि आज का जो पूरा कार्यक्रम है हम लोग स्पेंड करेंगे ये 3 टाइप ऑफ लॉस के ऊपर। ओके, तो Parag ji, I think the ding dong is still going on. If you can mute that. So उसके बाद ओंकार आप लोगों को ये भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा थ्रू सम एग्जाम्पल्स, और हम लोग डिफाइन करेंगे अवेलेबिलिटी लॉस क्या है, स्पीड लॉस क्या है, क्वालिटी लॉस क्या है। इनमें से अवेलेबिलिटी लॉस और जो क्वालिटी लॉस है इसको समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी लॉस का जो डेफिनेशन है, मशीन अगर नहीं चलता है तो आप समझ लीजिए कि मशीन को चलना चाहिए था लेकिन नहीं चल रहा है, अवेलेबिलिटी लॉस चल रहा है। क्वालिटी लॉस में भी कोई परेशानी नहीं है समझने के लिए, कितना आइटम हमें मिला है उनमें से कितना रिवर्क या तो रिजेक्शन हुआ। ये जो रिजेक्शन या तो रिवर्क हुआ, हम लोग इसको कोई बाइफरकेट नहीं करते हैं, रिजेक्शन रिवर्क दोनों ही नॉन कॉन्फॉर्मिटी है, तो क्वालिटी लॉस है। स्पीड लॉस में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे। और जब इसीलिए मैं इसको इधर हम लोग एजेंडा में लिखा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस रिलेटेड टू स्पीड लॉस। और हाउ डज OEE वर्क, और OEE के संदर्भ में सुपरवाइजर को OEE को कंट्रोल करने के लिए, OEE को बढ़ाने के लिए सुपरवाइजर का रोल क्या होना चाहिए, सुपरवाइजर कौन सी डेटा कलेक्ट करना चाहिए, रोल ऑफ सुपरवाइजर इन इंप्रूविंग OEE या तो कैप्चरिंग OEE, इसके ऊपर हमारा आज का एजेंडा है। तो पहले सीधे आते हैं इसके ऊपर कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस मैनेजमेंट है, ये लॉस मैनेजमेंट में एक पॉइंट तो आ रहा है कि लॉस होता है क्या। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। मानिए कि आप पॉकेट में 50 रुपया लेके निकले थे और आप घर पहुंचा तो आपको पॉकेट में 40 रुपया मिला, तो 10 रुपया जो है वो आपको लॉस हुआ। क्यों? ये आपका रुपया है, ये आपको पॉकेट में होना चाहिए था, बट यू हैव लॉस्ट इट। तो जो हमारा है, जो मिलना चाहिए था, उनमें से अगर कुछ हम लोग मिस आउट करते हैं, मिलता नहीं है, उसको हम लॉस कहते हैं। तो सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोडक्शन में भी एक्सटेंड करते हैं कि प्रोडक्शन में मशीन में से कितना आउटपुट मिलना चाहिए था। एक्चुअली जो मशीन का कैटलॉग में मशीन का जो बेसिक आउटपुट होना चाहिए था, रेट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए था, उसके हिसाब से 100 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला हमें आखिर में 90, यानी कि 10 जो आउटपुट है, 10 यूनिट जो है वो लॉस हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस मैनेजमेंट क्यों बोला जा रहा है इधर, ये लॉस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट ये हमारा कंट्रोल के बाहर है, इट इज विद इन आवर कंट्रोल। तो ये टॉपिक आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये सुनने के बाद आप लोग फैक्ट्री में, जिनका फैक्ट्री में ऑलरेडी लॉस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बरकरार है, वो और भी थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा लॉस मैनेजमेंट में और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या, डेटा कलेक्शन में, क्या डेफिनेशन में,
ये एक एंगल हो सकता है। और जिनके फैक्ट्री में अभी भी लॉस मैनेजमेंट का डेटा कलेक्शन, लॉस का डेटा कलेक्शन नहीं हो रहा है, वो डिजाइन कर सकते हैं लॉस डेटा कलेक्शन का। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके सामने मैं 2 फोटोग्राफ रखा है। मैं सोचता हूं कि आपके सामने वो फोटोग्राफ आ गया होगा। तो इनमें से लेफ्ट साइड का जो फोटोग्राफ है वो एक काउंटर का फोटो है। आपको मैं बता रहा हूं ये काउंटर क्या है। शायद आपको समझ में आ गए हैं, फिर भी मैं बताता हूं। और राइट साइड को वो काउंटर के बाहर में क्यू जो लाइन जो दिख रहा है आपको, वो लाइन का फोटोग्राफ है। हाँ, आपने ठीक ही समझा। ये जो फोटोग्राफ है ये रेलवे रिजर्वेशन काउंटर मैनुअल ऑपरेशन जहां पर होता है, ये काउंटर का फोटो है। एक फोटोग्राफ लिया गया है अंदर से, एक फोटोग्राफ लिया गया है बाहर से। तो इधर एक कस्टमर होने के नाते आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? आई थिंक द डिंग डोंग इज स्टिल कमिंग मिस्टर कुलकर्णी। ये जो कस्टमर है जो बाहर लाइन में खड़े हैं, इनका क्या एक्सपेक्टेशन है ये काउंटर से? उनको ठीक टाइम पे सही मायने में एरर फ्री रिजर्वेशन का स्लिप मिले। दैट इज द सर्विस विच इज बीइंग एक्सपेक्टेड। ये सर्विस उनको मिलना चाहिए। तो आप सबको पता है कि ये नहीं मिलता है, ठीक टाइम पे नहीं मिलता है। हम लोग खड़े रहते हैं बहुत टाइम के लिए, वो प्रॉब्लम अलग है खड़े रहना। क्योंकि उसका मतलब यह है कि जिस रेट से लोग आ रहे हैं और जिस रेट से हम लोग सर्विस दे रहे हैं, उनमें मिसमैच है। अगर जिस रेट से लोग आ रहे हैं वो जिस रेट से सर्विस दिया गया है उससे काफी ज्यादा है, तो लाइन तो होगा ही होगा। लेकिन आप काउंटर के सामने हो लेकिन आपको जो आउटपुट मिला है उसमें गलती है, या तो आपको आधे घंटे लग गया काउंटर के आदमी कन्विंस करने के लिए बात करने में कि आपको क्या चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके एफिशिएंसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। या तो आप देख रहे हो कि आप उधर खड़े हो काउंटर के सामने लेकिन आदमी नहीं है, या तो वो आदमी है लेकिन वो दूसरे के साथ बातचीत में व्यस्त है और आपको सुन नहीं रहा है। तो ये आपको काफी परेशान कर सकता है। तो ये आप देख रहे हो एक मैनुअल काउंटर है, एक क्यू का फोटोग्राफ है। तो हमारा जो मकसद है ये एग्जाम्पल देने का कि हम लोग इसका सर्विस एफिशिएंसी जो कस्टमर फील्स कर सकता है, ये सर्विस एफिशिएंसी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसका जो स्टडी ऑफ लॉसेस इन वन काउंटर, हम लोग इसका एक स्टडी लिए थे। ये स्टडी के आधार पे जो इश्यूज आया था वो इश्यूज को मैं आपके सामने रखूंगा। क्या क्या इश्यूज था? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट कि हमारा एक्सपेक्टेड वर्किंग टाइम काउंटर में, मैं कुछ इश्यूज बताऊंगा और कुछ जो स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये स्टडी करने के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी था कि एक्सपेक्टेड वर्किंग टाइम क्या है। तो आप सबको पता है कि एक्सपेक्टेड वर्किंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए लंच टाइम या तो बीच में जो टी टाइम है उसको निकाला जाता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर रहता है। अगर टी टाइम है 15 मिनट का, वो निकाला जाएगा। मॉर्निंग का 15 मिनट, आफ्टरनून का 15 मिनट, और अगर लंच टाइम है आधे घंटा, वो भी निकाला जाएगा। व्हाट आर द स्टैंडर्ड ब्रेक टाइम, वो मैंने बताया। स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम हो सकता है 8 घंटा। 8 घंटा मतलब 480 मिनट्स। और एक बात देखिए, ब्रेक टाइम के अंदर और कुछ शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड आ जाता है। शेड्यूल्ड क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कि टी टाइम। अनशेड्यूल्ड हो सकता है, मानिए कि उनको टॉयलेट जाना है, तो ये अनशेड्यूल्ड है लेकिन अनअवॉइडेबल है कुछ केस में। कुछ केस में अवॉइडेबल हो सकता है। अनशेड्यूल्ड अवॉइडेबल क्या क्या है ब्रेक टाइम? अनशेड्यूल्ड ब्रेक टाइम हो सकता है कि वो आदमी का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गया, वो उठ के निकल गए। वो ऐसे भी वो सीट से दूसरे आदमी के साथ बात करने के लिए भी जा सकता है, वो भी अनशेड्यूल्ड लेकिन अवॉइडेबल है, मतलब उसको आप रोक सकते हो। ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट रेट? और इसको डिटरमिन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि एक टाइप का प्रोडक्ट हम नहीं बनाते हैं शॉप पे। सिमिलरली ये आदमी भी जो रेलवे काउंटर में है,
ये भी एक ही टाइप का जो रिजर्वेशन है वो नहीं डील कर रहे हैं। कोई आदमी आ रहा है एक आदमी के लिए, कोई आदमी आ रहा है 6 आदमी के लिए, कोई आदमी मल्टीपल रिजर्वेशन एक साथ कर रहे हैं, ऑनवर्ड जर्नी के लिए भी कर रहे हैं, रिटर्न जर्नी के लिए भी कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड आउटपुट रेट में पहुंचाने के लिए थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड तरीका से, प्लान तरीका से आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका स्किल जो काउंटर है, काउंटर का जो आदमी जो काउंटर को हैंडल कर रहा है उसका स्किल यानी एस, नॉलेज यानी के, कॉम्पिटेंस यानी सी और एटीट्यूड यानी ए। एस के सी ए रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर एस के सी ए सही नहीं है, वो आदमी का जो एफिशिएंसी रेट वो ऐसे ही स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो ये फैक्टर को क्या ट्रेनिंग के दौरान ठीक किया जा सकता है? हाँ, ये फैसिलिटी जो कंप्यूटर है, सर्वर है, क्या उसको एक स्टैंडर्डाइज तरीका से मेंटेन किया जा सकता है जिससे वो सर्विस कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंस दे? नहीं तो उसके दौरान भी एफिशिएंसी लॉस हो सकता है। क्या क्या पॉसिबल एरर हो सकता है? जो आपको रिजर्वेशन स्लिप मिला उसमें एरर क्या हो सकता है? टाइपो एरर हो सकता है, रॉन्ग सर्च किया उन्होंने, रॉन्ग डेटा एंट्री किया उन्होंने, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी फाइनेंशियल या तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में भी गलती हो सकता है, और भी कई सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग ये सर्विस एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? वो करने के लिए हमें पहले लॉस को डिटरमिन करना जरूरी है। तो पर्सन इज नॉट वर्किंग और पर्सन इज नॉट देयर बट अटेंडिंग टू हिज वर्क ड्यू टू नॉट अटेंडिंग टू हिज वर्क ड्यू टू सेवरल रीजन। जैसे मैंने आपको बोला, वो दूसरे आदमी के साथ बातचीत कर रहे हैं, या तो उनको सीट में होना चाहिए था लेकिन सीट में नहीं हो। ये सभी कैटेगरी जहां पर आदमी सीट में नहीं हो, आपको अटेंड नहीं कर रहा है, सीट में हो फिर भी अटेंड नहीं कर रहा है, मशीन में हो ऑपरेटर लेकिन ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है, इसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी लॉस। मशीन इज नॉट अवेलेबल और मैनुअल ऑपरेशन के लिए मैन इज नॉट अवेलेबल। और क्या है? पर्सन इज अटेंडिंग टू हिज वर्क लेकिन इज वर्किंग एट ए स्लोअर रेट। जिस रेट से उनको काम करना चाहिए था उस रेट में वो काम नहीं कर रहा है, उससे स्लो कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके दौरान अगर एक लाइन ज्यादा जा रहा है, एक लाइन धीरे जा रहा है, ये हो सकता है बिकॉज ऑफ स्पीड लॉस। तो इसको हम स्पीड लॉस कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कभी कभी। Person is working but output has mistakes due to some error, so the receiver has to get the reservation corrected, lodge a complaint, has a grievance। ये सब होता है ये केस में क्वालिटी लॉस। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली ये कॉन्सेप्चुअली समझाने का कोशिश किया कि अवेलेबिलिटी लॉस क्या है, स्पीड लॉस क्या है, क्वालिटी लॉस क्या है। ये सभी 3 कॉन्सेप्ट आपके शॉप फ्लोर में भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। तो इस केस में सुपरवाइजर का रोल क्या हो सकता है? एज ए सुपरवाइजर आवर रोल विल बी टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट को बढ़ाना। जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे, एफिशिएंसी का डेफिनेशन है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट सभी केस में। तो ये ओईई में ये 3 लॉस के दौरान हमारा एफिशिएंसी कम हो जाता है क्योंकि आउटपुट कम हो जाता है। तो सुपरवाइजर का मकसद क्या है? वो प्रोसेस को स्टडी करें और उसका एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? सो सुपरवाइजर हैज टू फाइंड आउट लॉसेस। सुपरवाइजर का ड्यूटी है लॉस को ऑब्जर्व करें और जो लॉस के लिए उनका एफिशिएंसी नीचे की तरफ जा रहे हैं उसको एलिमिनेट करें या तो उसको रिड्यूस करें, कम करें। और जो लॉस प्रायोरिटी में ऊपर आ रहा है वो लॉस के ऊपर एक्शन ले कम करे ताकि आउटपुट बढ़े और एफिशिएंसी बढ़े। ये सारे स्टडी का आज का जो हम बात करेंगे इसका मकसद यही है। तो इसीलिए डायरेक्टली जो प्रोग्राम का टॉपिक है कि बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट यानी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, आज के जो टॉपिक है वो डायरेक्टली इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सो सुपरवाइजर ऑल्सो टू सजेस्ट, participate with his ideas along with his operators to standardize the efficiency measurement process। तो आपको मेजरमेंट कैसे किया जाएगा,
कौन सी डेटा फॉर्मेट में डेटा कलेक्ट करेंगे आप, इसको आपको समझना होगा, दूसरे को भी समझाना होगा। अगर नहीं है तो स्टैंडर्डाइज तरीका में इसको कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्शन नॉर्म बनाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस को कैटेगराइज करना है, उसको लिखना है, उसको रिकॉर्ड करना है, और जो जो ऑपरेटर का SKCA स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी, एटीट्यूड में कमी है उसको नजर में लाके उसको ट्रेन करके उसको सुधारना है। एंड इंप्रूवमेंट इन आउटपुट बाय रिड्यूसिंग एरर एंड मिस्टेक, इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हो। तो मेरा जो आज का जो डिस्कशन है वो मैं इधर अभी के लिए इसको फिनिश करके मैं ओंकार को अभी हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।